नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 9 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने डेमोक्रेसी के बारे में देखा। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, डेमोक्रेसी के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होता है। हमने इलेक्शंस के बारे में देखा, फेयर इलेक्शंस क्या होता है, अनफेयर इलेक्शंस क्या होता है, इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस किया। तो आज इस चैप्टर में बेसिकली वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम कैसे होता है। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब जस्ट ये नहीं है पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, लोग रूलर्स को इलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है 100% डेमोक्रेसी हो गया। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स को कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करना होता है, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करना होता है, एक सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो इस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का वर्किंग के बारे में यह चैप्टर है। तो देखिए, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच मेजर डिसीजंस आर टेकन। हम देखेंगे मेजर डिसीजंस कैसे लिया जाता है और उन्हें इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, और जब एक डिसीजन को इंप्लीमेंट करते हैं क्या क्या डिस्प्यूट्स होता है, क्या क्या ऑपोजिशंस होता है, वो सब के बारे में हम देखेंगे। एंड एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वी कम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशंस दैट प्ले की रोल इन मेजर डिसीजंस। डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेजर डिसीजंस लेने में 3 इंस्टीट्यूशंस मेजरली काम करते हैं, वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो आज इस चैप्टर में हम ये तीनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर गवर्नमेंट का काम कैसे करते हैं ये देखेंगे, और इस चैप्टर में हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा जो नेशनल लेवल गवर्नमेंट है, बेसिकली जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं या फिर सिंपली हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कैसे करते हैं वो देखेंगे, तब आपको ईजिली चीज़ें समझ में आएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है हम सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्किंग प्रोसीजर का एग्जाम्पल रख के चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, हाउ इज ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। सबसे पहले आप इस गवर्नमेंट ऑर्डर पर देखिए। इस ऑर्डर का सबसे ऊपर इस ऑर्डर का नंबर लिखा है, OM नंबर 36012/31/90 डेटेड 13/8/1990। मतलब 1990 का एक गवर्नमेंट ऑर्डर है। OM का मतलब होता है ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। अब देखिए, इस ऑर्डर का सब्जेक्ट क्या है, 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उन्हें आप अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर ओबीसी भी बोल सकते हो, उन्हें 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज में देने का गवर्नमेंट ऑर्डर था। ये 1990 में गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन लिया तब ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था इस डिसीजन के अगेंस्ट, वो अलग बात है। पर देखिए, गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है उसे इंप्लीमेंट किया गया इस गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू। वैसे इस फोटो में आपको दिख नहीं रहा है, इस ऑर्डर को साइन किया था Joint Secretary and Officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions। तो क्या इसका मतलब ये है क्या जॉइंट सेक्रेटरी ने ये डिसीजन लिया गया? इतना बड़ा एक डिसीजन लेने का अथॉरिटी है जॉइंट सेक्रेटरी के पास? बिल्कुल नहीं है। जॉइंट सेक्रेटरी बस गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रक्शंस था उसे साइन कर रहा था। मतलब ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जॉइंट सेक्रेटरी ने इस ऑर्डर को साइन किया, ठीक है। अब आप पूछोगे फिर ये डिसीजन कौन लिया, ये डिसीजन कैसे लिया गया, इसके लिए क्या प्रोसीजर्स है, क्या रूल्स है, वो हम डिस्कस करेंगे इधर। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस को सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज में रिजर्वेशन देने का मतलब क्या हो गया? वैसे आपको पता होगा, ओनली फॉर बिगिनर्स में बता रहा हूं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट पोस्ट में 10 वैकेंसीज डिक्लेयर हो गया। उस 10 वैकेंसी में 27% ओबीसी के लिए, मतलब 2.7 सीट्स। फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन आप 3 लिख दीजिए। मतलब 10 में से 3 सीट्स जो होगा वो ओबीसी कैटेगरी के लोगों को ही दिया जाएगा। मान लीजिए कोई ओबीसी कैटेगरी नहीं आया जॉब के लिए, तभी ये 3 सीट्स और कोई कैटेगरी के लोगों को दिया नहीं जाएगा। रिजर्वेशन देने से गवर्नमेंट ये इंश्योर करते हैं सारे कैस्ट के लोग जो है वो इक्वली रिप्रेजेंटेड है। अब दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं। हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम? ये गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करने का डिसीजन कौन लिया गया? मैंने आपको बोला था जॉइंट सेक्रेटरी जो साइन किया था वो बस गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस को इंप्लीमेंट कर रहा था, पर ये डिसीजन और कोई लिया गया था, वो कौन है? वैसे पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में बताया था। वैसे आपको पता है प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, ठीक है। हमारे देश में हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी या फिर आप बोल सकते हो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इनके बाद
प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हेड कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है। एक्चुअली हमारे देश में गवर्नमेंटल पावर्स एक्सरसाइज करता है प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट मीटिंग्स में मोस्ट ऑफ द डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। इसके बाद आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछ चुका है। पार्लियामेंट का मतलब हो गया प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। कोई लोग ये सोचते हैं केवल लोकसभा एंड राज्यसभा पार्लियामेंट है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। जो प्राइम मिनिस्टर है उनको मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स का सपोर्ट की भी जरूरत है। ठीक है, अब देखिए, सो वेयर ऑल द पीपल, all these people involved in the decision regarding the office memorandum, let us find out। अब हम देखेंगे इनमें से कौन कौन लोग इस डिसीजन को लेने में इन्वॉल्व था। इस ऑफिस मेमोरेंडम के पीछे लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आप सबको पता है हमारे देश में कास्ट डिस्टिंक्शन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा था। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए चीज़ें उतना आसान नहीं था जितने फॉरवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए था। फॉरवर्ड क्लासेस के लोग एजुकेशन ईजिली अटेंड कर पाते थे, उनके लिए फैसिलिटीज था, पर बैकवर्ड क्लासेस का केस ऐसा नहीं था। इसलिए 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट किया गया, तब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज में। अगर उनको रिजर्वेशन नहीं दिए होते तो उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं होता गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज में, क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन होता उसमें फॉरवर्ड कास्ट के लोग भर जाते, उनके पास क्वालिफिकेशन था, टैलेंट था, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी ऐसा था। पर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए ऐसा नहीं था ना, इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज में। उसके बाद गवर्नमेंट को ऐसे लगा कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़ के भी कई सारे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है देश में, जिनका भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज में। तो अब क्या किया जाए? इसलिए गवर्नमेंट ने 1979 में क्या डिसाइड किया, एक सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेटअप करने का। तो उन्होंने एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेटअप किया हेडेड बाय बीपी मंडल। इसलिए कमीशन का नाम था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन का काम क्या था? टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। देखिए, मैंने आपको बोला सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने का प्लान था गवर्नमेंट को, पर ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कौन है ये लोग? ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए मंडल कमीशन को काम दिया गया। उनका काम बस यही था कि आपको कौन कौन से क्लासेस को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरी में डालना है और इन क्लासेस को कितने परसेंटेज रिजर्वेशन देना है गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज में, ये बताना था। तो 1980 में, मतलब एक साल बाद, इन्होंने अपना रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस रेडी किया। उनके रिपोर्ट के हिसाब से 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स देना था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसके बाद ये रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया, पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। कोई इस कमीशन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी नहीं था। इसके बाद काफ़ी सालों के लिए मेनी पार्लियामेंटेरियंस पार्टीज ये डिमांड करता रहा कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करना है करके। इसके बाद 9 साल के बाद 1989 में आया लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में आपको पता ही है, कई सारे पार्टीज अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके आता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो वगैरह क्या होता है हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। तो इस बार 1989 में लोकसभा इलेक्शन में जनता दल पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा गया, अगर हम पावर में आएंगे तो हम मंडल कमीशन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। इसके बाद जनता दल पार्टी गवर्नमेंट भी बनाया और जनता दल पार्टी के लीडर विश्वनाथ प्रताप सिंह बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या हुआ देखिए, गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना पार्लियामेंट एड्रेस में गवर्नमेंट का इंटेंशन के बारे में बताया, बेसिकली मंडल कमीशन रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने का डिसीजन के बारे में। फिर 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने फॉर्मल डिसीजन ले लिया कि रिकमेंडेशंस को अब इंप्लीमेंट करना है। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया डिसीजन के बारे में थ्रू ए स्टेटमेंट इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली लोकसभा एंड राज्यसभा में एक स्टेटमेंट के थ्रू अपना इंटेंशन, अपना डिसीजन के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बताया। फिर कैबिनेट डिसीजन को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेज दिया। सीनियर ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर को ड्राफ्ट किया इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड मिनिस्टर्स का अप्रूवल भी ले लिया। इसके बाद एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जो जॉइंट सेक्रेटरी की बात मैंने पहले आपको किया था। फिर इस ऑर्डर को एक नंबर भी दिया गया, OM नंबर 36012/31/90 एंड वाज बोर्न ऑन 13 अगस्त 1990। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिस मेमोरेंडम का पूरा स्टोरी मैंने आपको बता दिया। तो अब आप समझ सकते हो एक डिसीजन या फिर एक गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यू करने के पीछे क्या क्या प्रोसीजर्स होता है, क्या क्या बैकग्राउंड होते हैं।
अगले 4-5 महीने के लिए ये डिसीजन के बारे में हॉट डिबेट्स चला देश भर में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, रिजर्वेशन के अगेंस्ट, रिजर्वेशन के सपोर्ट में अलग अलग व्यूज एंड ओपिनियंस आने लगा। साथ साथ में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी हुआ एंड काउंटर प्रोटेस्ट भी हुआ, सम ऑफ विच वेर वायलेंट। तो देखिए दोस्तों 1990s में ना इतना प्रोटेस्ट हुआ देश भर में, कुछ तो रिजर्वेशन के अगेंस्ट था, कुछ रिजर्वेशन के फेवर में था। ओबीसी बात है, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है वो तो रिजर्वेशन के फेवर में बोलेंगे, जो जनरल कैस्ट के लोग हैं वो तो रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोलेंगे। कुछ लोगों को यह लग रहा था द एक्सिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट्स इन इंडिया नेसेसिटेटेड जॉब रिजर्वेशन। देखिए ये तो सच है, हमारे देश में इनइक्वालिटीज तो था, वो तो अब भी है। तो ये इनइक्वालिटीज की वजह से, बेसिकली जो कास्ट इनइक्वालिटीज है उसकी वजह से गवर्नमेंट को जॉब रिजर्वेशन देना पड़ा, इस तरह कुछ लोगों ने बोला। दे फेल्ट दिस वुड गिव ए फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोस कम्युनिटीज विच सो फार हैड नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। देखिए दोस्तों बात यह था, कुछ कास्ट के लोग बिल्कुल ही रिप्रेजेंटेड नहीं थे गवर्नमेंट जॉब्स में, इसलिए गवर्नमेंट को 27% रिजर्वेशन देना पड़ा सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। यह भी कुछ लोगों का कहना था। कुछ लोगों का कहना यह था द डिसीजन वाज अनफेयर एज इट वुड डिने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए आप सबको पता है हमारा एक फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सारे सिटीजन्स को एक ही नजर से देखना चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट हो, सर्विसेज हो, इलेक्शंस हो, कुछ भी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सारे सिटीजन्स को। तो अगर आप कुछ परसेंटेज लोगों को रिजर्वेशन दोगे तब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे मेंटेन होगा? इसके लिए काउंटर पॉइंट ये था दोस्तों, मान लीजिए कुछ लोग जो है इधर खड़े हैं और कुछ लोग इधर खड़े हैं और दोनों को पहुंचना है इधर। अब इन लोगों के लिए इधर पहुंचना आसान होगा ना, और इन लोगों के लिए इतना दूर पार करना होगा इधर पहुंचने के लिए। तब देखिए आप इधर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देश में कंडीशन ऐसा है, कुछ लोग इधर खड़े हैं, कुछ लोग इधर। तो अगर इन दोनों को एक करना है तब जाके इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा, तो इसलिए रिजर्वेशन देना जरूरी है। ये तब का एक पॉइंट था। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोगों को यह लग रहा था कि उनका जो चांस है वो कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, उनका चांस कम हो रहा था, क्योंकि मैंने बोला 27% ओबीसी को देने से और 20% शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को ऑलरेडी दे रखा था, तो टोटल मिलाकर रिजर्वेशन हो गया था करीब 49%। मतलब अगर 10 गवर्नमेंट जॉब है उसमें से 5 ऑलरेडी रिजर्व्ड था, ओनली 5 सीट के लिए जनरल कैटेगरी के लोगों को लड़ना था। तो भी इसी बात है, जनरल कैटेगरी के लोग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड वायलेंस के लिए स्ट्रीट में निकला, काफी बवाल मचा था 90s में इंडिया में। ठीक है, अब देखिए ये डिस्प्यूट को कौन सोल्व किया। आपको पता है जब भी कोई गवर्नमेंट डिसीजन के ऊपर कुछ डिस्प्यूट होता है वो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में फाइनली ये केस पहुंच गया था। वैसे बहुत सारे लोगों ने केस फाइल किया था ये गवर्नमेंट डिसीजन को रिपील करने के लिए, इस ऑर्डर को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जितने केसेस फाइल हुआ था उन सारे केसेस को इकट्ठा करके एक ही नाम पर हियरिंग शुरू किया। उस केस का नाम था द मोस्ट फेमस इंदिरा सोनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आपके प्रिपरेशन में ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस केस को आपको पूरी तरह समझना है। अब मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा क्योंकि ये एनसीईआरटी है। इस केस में 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्गुमेंट्स को सुना एंड मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट जजेस ने 1992 में ये डिक्लेयर किया दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर वैलिड था। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला गवर्नमेंट को इस ओरिजिनल ऑर्डर को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। मतलब देखिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आप रिजर्वेशन दे दो, जो 27% देने के लिए आपने डिसाइड किया वो दे दो, पर आपको कुछ लोगों को इन रिजर्वेशन से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मतलब देखिए आपको पता है हमारे देश में ओबीसी में बहुत सारे कास्ट आता है। अब ओबीसी के अंदर भी ऐसे कई लोग हैं जो वेल्थी है, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास कॉन्टैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, सब कुछ है। अब उन लोगों को क्यों रिजर्वेशन देना है भाई? तो उन लोगों को अवॉइड करना है। इनको बोलते हैं दोस्तों क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर ओबीसीज को जनरल कैटेगरी के साथ लड़ना होता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में हो। ठीक है, तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अब ये क्रीमी लेयर के बारे में हम आगे कभी डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा। तो अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अनदर ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया ऑन 8 सितंबर 1993। तो 8 सितंबर 1993 में जब ये रिवाइज्ड ओरिजिनल ऑर्डर आया तब ये डिस्प्यूट थोड़ा बहुत सॉल्व हो गया।
अब हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, हमने एक एग्जांपल देखा एक गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं। एक कंट्री को गवर्न करने में वेरियस सच एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स इंश्योर करना, बेसिक फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोवाइड करना। पर यह सब के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसके लिए गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करते हैं सिटीजन से, और उन टैक्सेस से जो मनी रेस होता है उन पैसों से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में खर्च करते हैं, अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, इन सारे काम करने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए ना। मतलब कुछ लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा और कुछ लोगों को इन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर इन डिसीजंस में कोई डिस्प्यूट्स होता है, मतलब अगर किसी को सही नहीं लगा एक डिसीजन से रिगार्डिंग, तो उन डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए भी कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। और सारे सिटीजन्स को ये पता होनी चाहिए कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इन सारे एक्टिविटीज हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर कोई ना कोई पर्सन एक पोजीशन में नहीं भी है, तब भी ये जो एक्टिविटीज है ये चलती रहनी चाहिए। मेरा मतलब है, अगर एक पर्सन इन ए पर्टिकुलर पोजीशन, कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो पर्सन उस पोजीशन से चेंज भी होता है, तभी काम जो है चलती रहनी चाहिए। तो ये सारे काम को अटेंड करने के लिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज में सेवरल अरेंजमेंट्स बना रखा है। उन अरेंजमेंट्स को बोलते हैं दोस्तों इंस्टीट्यूशंस। ये डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दिस इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस असाइन टू देम। अगर ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी जो फंक्शंस ठीक तरह करते हैं तो डेमोक्रेसी एकदम सही काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेस डाउन बेसिक रूल्स ऑन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। हमारी संविधान में सारे इंस्टीट्यूशंस का पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, इसे रिगार्डिंग रूल्स वगैरह दिया हुआ है। इन द एग्जाम्पल है वो वी सो सेवरल सच इंस्टीट्यूशंस एट वर्क। तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको ईथर बोला था, बेसिकली जो ओबीसी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ऑर्डर पास होने का जो डिसीजन लिया गया, उनमें जितने इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व था उसमें से आपको पता चला होगा कौन कौन से इंस्टीट्यूशन के बाद पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है। इधर देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट जो है इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर जो है वो उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जहां सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट्स है उन्हें सेटल किया जाता है। अब ये इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना इजी नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वॉल्व है, मीटिंग्स, कमिटीज, रूटीन्स भी इन्वॉल्व है। ये सब की वजह से इंस्टीट्यूशंस का जो डिसीजंस है उसमें डिले नजर आएगा, कॉम्प्लिकेशंस नजर आएगा। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। कभी कभी हमें ऐसा लगेगा इतने सारे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्या है, एक ही पर्सन होता जो सारे डिसीजन लेते तो सारे काम जो है इजीली हो जाता। पर देखिए दोस्तों, एक डेमोक्रेसी का स्पिरिट ये नहीं है। डेमोक्रेसी में जो डिलेस एंड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, ये हमेशा यूजफुल है। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करने से पहले एक वाइडर सेट ऑफ पीपल से कंसल्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, कोई गलती होने का चांस नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव ए गुड डिसीजन टू टेकन वेरी क्विकली। देखिए, इंस्टीट्यूशन से एक डिसएडवांटेज ये है, अगर कोई गुड डिसीजन भी होगा ना, वो भी लेने में टाइम लगेगा, पर इसके साथ साथ अगर कोई बैड डिसीजन होगा उसे पास करना भी डिफिकल्ट होगा। तो हो गया ना फायदा। दैट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। तो इस वजह से हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रिले करते हैं। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप मुझे फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। अगले वीडियो में हम पार्लियामेंट से शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।